देखो बेटा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें मीनिंग समझ में आ गया। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजिंग इनटू केमिकल एनर्जी। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे फ़ोन है, फ़ोन को जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो फ़ोन को आप चार्ज नहीं कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल जा रहा है। तो उस सिचुएशन में हम उस सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। अब जो फ़ोन है उसकी बैटरी सपोज डाउन हो गई, बी डाउन लिखा है ना मैंने, तो शॉर्ट में लिख दिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो उसको आप जब चार्जिंग में लगाते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है चार्जिंग के टाइम पे। तो इस टाइप पे इस सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये दो ब्रॉड डेफिनेशंस है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। तो ये डेफिनेशंस आपको समझाई हैं। तो इस चैप्टर में हमारी मेनली इसी चीज़ की डिस्कशन होने वाली है। अब आप देखो यहाँ पे सेल, हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया ना सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये सेल है। अब सेल के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सेल को समझने के लिए वी नीड टू लर्न सम बेसिक टर्म्स। व्हाट आर दैट बेसिक टर्म्स? इन टर्म्स में ये चार टर्म्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं: एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और इसको समझते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, इन दोनों सेल में या कोई और भी सेल, इन दोनों सेल में ये चार चीज़ें आपको मिलेंगी मिलेंगी, मतलब ये वर्ड मिलेंगे मिलेंगे। अब हम इनको वन बाय वन करते हैं आगे। ये आता हूँ मैं अगली स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे, कॉमन इन ऑल सेल, तो एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट ये कॉमन है। अब ये एनोड क्या होता है? सेल का वो पार्ट जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है उसे हम कहते हैं एनोड। और कैथोड क्या होता है? सेल का वो पार्ट जहाँ पे सिर्फ रिडक्शन होती है उसे हम कहते हैं कैथोड। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोड? तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? एनोड और कैथोड को हम कॉमनली इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कैथोड एंड एनोड कॉमन नेम है इनका। सो अगर मान लो मैंने एनोड वर्ड यूज नहीं करना, कैथोड वर्ड यूज नहीं करना, तो मैं एक कॉमन वर्ड यूज कर सकता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोड। देन वी हैव इलेक्ट्रोलाइट। तो जो सेल के अंदर जो लिक्विड सोल्यूशन होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट डिसॉल्व होता है, उस लिक्विड सोल्यूशन को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब हम चलते हैं आगे। तो हमने सीख लिया सेल के अंदर कॉमन चीज़ें क्या होती हैं। अब मैं इसको रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, यहाँ हेडिंग डाली है मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ गैल्वेनिक सेल, ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेइक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तीन नाम हैं और सबसे ज़्यादा कॉमन नेम यूज़ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मोस्टली आपको यही नाम मिलेगा। कई जगह पे गैल्वेनिक सेल बोल देते हैं इसको और कई जगह पे इसको वोल्टेइक सेल बोलते हैं। अब मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, मैंने आपको पिछली स्लाइड में चार चीज़ें दिखाई कि कोई भी सेल हो ये चार चीज़ें कॉमन होती हैं। तो अब मैं ये चार चीज़ें दिखाना चाहता हूँ बस। तो आप इन चार चीज़ों को देखिए कहाँ कहाँ पे हैं। देखो, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक सोल्यूशन है। तो जो लिक्विड सोल्यूशन है इसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, जिसको मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। अब आपको इसमें दो रॉड्स दिख रही हैं जो इस लिक्विड में डिप हैं। इन रॉड्स को हम एनोड या कैथोड रॉड या फिर कॉमनली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? जो ये रॉड हमने डिप की हुई है, इन रॉड्स को हम एनोड रॉड या कैथोड रॉड बोलते हैं, मेटल रॉड्स होती हैं। या फिर कॉमन नेम बोल सकते हो, कॉमन नेम इज इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे दो रॉड्स को हमने सॉल्यूशन के अंदर डिप किया और बल्ब लगा दिया, तो बल्ब ग्लो हो रहा है। तो अब आप ये देख के बताओ, यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है या इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज हो रही है? देखो, सेल तो लगाया ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है और सेल ग्लो कर रहा है। तो ये सबसे सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी हमने यहाँ पे रॉड सेलेक्ट करनी है, दो रॉड, तो वो दो रॉड रिएक्टिविटी के हिसाब से एक ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए और एक कम रिएक्टिव होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रॉड ज़्यादा रिएक्टिव होती है उसे एनोड लेते हैं और जो रॉड लेस रिएक्टिव होती है उसे हम कैथोड लेते हैं। सो कीप इन माइंड, इस
डायग्राम में सिर्फ यही बताना था कि एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो अब आपको इस डायग्राम में पता चल गया कि जो हमारा सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इसमें जो हमने मेटल रॉड्स डिप की हैं इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसमें से जो रिएक्टिव रॉड है वो एनोड एक्ट करेगी और लेस रिएक्टिव जो है वो कैथोड एक्ट करने वाली है, और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। ये खासियत है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो ये सबसे सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अगर पेपर में आएगा एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो ये कभी नहीं ड्रॉ करना, क्योंकि अभी मैं बाद में इसका पूरा कराने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। अब हम सीखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। देखो अब हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस सेल को अगर आप कंपेयर करो पिछले सेल के साथ, ये जो पिछला है, तो आपको कुछ फर्क दिखेगा। देखो यहाँ पे हमने बैटरी जैसा कुछ लगाया हुआ है, सेल बैटरी, मतलब करंट सोर्स, यहाँ से लगाने से करंट आएगा। ठीक है। अब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक रॉड कनेक्टेड है और सेल की नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक रॉड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बैटरी जैसा कुछ लगाया है, यानी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है। अब देखो क्या इसकी खासियत है। यहाँ पे जो हमने दो रॉड्स लगाई हैं, ये आप कोई भी दो रॉड ले सकते हो, और यहाँ पे रिएक्टिविटी डिफरेंस का कोई चक्कर नहीं है। बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों रॉड में एक रिएक्टिव होनी चाहिए, एक लेस रिएक्टिव होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों सेम भी हो सकती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे करंट पास कर रहे हैं ऑलरेडी। तो करंट पास करना एक फोर्सफुल रिएक्शन होती है, मतलब जैसे करंट की डायरेक्शन तो हमें पता ही है कैसी रहेगी, तो वो फोर्सफुल, वो मेटल के हिसाब से नहीं, वो फिर हमारे हिसाब से रिएक्शन होगी जैसा हम चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, यहाँ सोल्यूशन में गई, तो केमिकल चेंजेस आ गए। अब यहाँ पे याद रखने वाला है कि जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हमने जिस भी रॉड से जोड़ दिया वो बन जाएगा एनोड, और सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है या बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हमने जिस भी रॉड से जोड़ दिया वो बन जाएगा कैथोड। अब ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव के में ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिस भी मेटल से जोड़ोगे वो एनोड बन जाएगा, नेगेटिव वाला जिस भी मेटल से जोड़ोगे वो बन जाएगा हमारा कैथोड। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो जो एनोड है ना, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, ये हमने पीछे पढ़ा था। तो एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगी तो एनोड से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और आयंस बनेंगे। तो जो आयंस हैं कॉपर रॉड के वो पानी के अंदर आ जाएंगे इस लिक्विड सोल्यूशन में। अब क्या होगा, जो ये रॉड है, इस रॉड का चार्ज है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रॉड इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो जब ये इसको अट्रैक्ट करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉपर आयन, और इसके ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ जाएगी कैथोड पे, जिसको आपने 10th में कॉपर प्लेटिंग के नाम से पढ़ा हुआ है। तो अगर हम कॉपर की जगह गोल्ड रख लें तो गोल्ड प्लेटिंग कह देंगे इसी कंसेप्ट को। अगर हम सिल्वर रख लें यहाँ पे कॉपर की जगह तो ये सिल्वर प्लेटिंग हो जाएगी। तो हम इसको कहते हैं इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब आप करंट पास करके अपने हिसाब से जो रिएक्शन करवाना चाहते हो वो हो रहा है। तो एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कैथोड पे गेन होगा, और कैथोड पे कुछ ना कुछ लेयर चढ़ती जाएगी जिसको हम कॉपर प्लेटिंग और गोल्ड प्लेटिंग के नाम से हम जानते हैं। ये होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो इसी प्रोसेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे नोट में मैंने क्या लिखा हुआ है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इज एनोड, मतलब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ भी जुड़ा होगा वो एनोड है। अगर मैं इसे उल्टा कनेक्ट कर दूं, मान लो पॉजिटिव यहाँ कर दूं, तो आयरन एनोड बन जाएगा और ये कैथोड बन जाएगा। तो उल्टा भी हो सकता है। सो दिस यू हैव टू टेक केयर। तो बेटा आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, बहुत ही इजी तरीके से समझाता रहूँगा, नोट्स बनाते रहिए, बस नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं आगे। अब जब मैं आगे चलता हूँ तो अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल होता है ई नॉट। ये Mn+m लिखा है ना, ये मैं बताता हूँ क्या है। अभी आप मोटा मोटा सा ध्यान रखो कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका सिंबल होता है ई नॉट। जस्ट कीप इन माइंड ई नॉट। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक मेटल रॉड लो, उस मेटल रॉड को उसी के सोल्यूशन में डिप कर दो। तो जब हम किसी मेटल रॉड को उसी के सोल्यूशन में डिप करेंगे, उसी के सोल्यूशन में डिप करने से क्या मतलब है कि अगर मेरे पास जिंक रॉड है तो मेरा सोल्यूशन ZnSO4 होना चाहिए। अगर मेरे पास कॉपर रॉड है तो CuSO4 होना चाहिए। तो इस तरह से होता है।
तो कई बार किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं बन पाता तो हम वहाँ पे H2SO4 ले लेते हैं, वहाँ पे हम H2SO4 भी ले सकते हैं। तो अब देखो, जब हम किसी मेटल रॉड को उसी के सोल्यूशन में डिप करेंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से वो दो काम करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मेटल अपने सोल्यूशन से या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कोशिश करेगा या गेन करने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, याद है ना पोटेंशियल डिफरेंस 10th में पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा मतलब करंट बनेगा, जो करंट की जो प्रोसेस होएगी। तो मेटल और सॉल्यूशन के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसी डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हेन अ मेटल रॉड is dipped in its own solution, then the potential difference between the solution and the rod is called E naught। यहाँ पे PD is potential difference, ये वही वाला potential difference है करंट से रिलेटेड जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि बाय कन्वेंशन जो हमने E नॉट रिप्रेजेंट करना है वो रिडक्शन फॉर्म में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाय कन्वेंशन जो हमने ई नॉट वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है इट शुड बी रिटन इन, ये कन्वेंशन है, इन रिडक्शन फॉर्म। अब ये रिडक्शन फॉर्म क्या होता है इसको समझो। रिडक्शन फॉर्म देखो यहाँ पे जरा रिएक्शन, कॉपर आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो कॉपर में चेंज हो जाएगा, इसे कहते हैं रिडक्शन। ध्यान से समझना, कॉपर आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो कॉपर में चेंज हो जाएगा, तो दिस इज रिडक्शन। अब मुझे इसको शॉर्ट में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, कॉपर आयन और कॉपर में चेंज हो रहा है तो चार्ज कम हो रहा है, ये 2+ से कम हो रहा है, तो ये रिडक्शन फॉर्म है। अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मेटल को, जैसे कॉपर मेटल है ना तो हमने M लिख दिया। अब जो चार्ज है वो +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो हमने +N लिख दिया। N मतलब पता नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है, फिर साथ में कॉपर। तो इस रिप्रेजेंटेशन को रिडक्शन फॉर्म कहते हैं। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, जैसे नीचे देखो, नीचे मैंने इसी चीज को उल्टा लिख दिया, मेटल पहले और मेटल चार्ज वाला बाद में, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन फॉर्म। तो अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो ऑक्सीडेशन फॉर्म, और इस तरह से लिखूंगा तो रिडक्शन फॉर्म। तो ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है इसका रिडक्शन फॉर्म। चलो ये कॉपी कर लो, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाती है कि जब हम किसी मेटल रॉड को उसी के सोल्यूशन में डिप करेंगे तो मेटल और सोल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल बनेगा इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस का, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब चलते हैं हम आगे, और हमारा ये आता है इसी चीज़ को, जो चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई ना, रिडक्शन पोटेंशियल और ये सारा, इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं दोबारा। तो ये जो चीज़ बताई यही चीज़ यहाँ पे आ गई, इसको नोट नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, मेटल रॉड है, उसी के सोल्यूशन में डिप किया तो पोटेंशियल, दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, यानी पोटेंशियल दो तरह का हो सकता है, ऑक्सीडेशन में भी हो सकता है, रिडक्शन में भी हो सकता है। यानी या तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन, या आयन गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन। तो इसको हमने रिडक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब जो भी हमने ई नॉट वैल्यूज दिखानी है तो रिडक्शन फॉर्म में दिखानी है। तो ये चीज़ मैंने पीछे भी आपको समझा दी, तो ये रिपीट हो गया एक तरह से यहाँ पे। अब आ जाओ आगे। अब आपको ये टॉपिक दिख रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और HW लिखा हुआ है होमवर्क। तो यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन सेम है, बस स्टैंडर्ड का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी 1 मोलर, बस, और कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं। मेंशन करना चाहो तो टेम्परेचर मेंशन कर सकते हो 298 केल्विन, बट वो भी जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल, अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप बताइए when a metal rod is dipped in its own solution, then the potential between the rod and the solution at 1 molar concentration, at 1 molar concentration मतलब मोलैरिटी, उसे हम नाम देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बस आपने मोटा मोटा सा याद रखना है कि अगर मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि जो वहाँ पे सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलिटिक, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर, कैपिटल M है ना, मोलैरिटी 1 मोलर होनी चाहिए। अब आ जाओ आगे। अब जब हम आगे आते हैं तो यहाँ से आपका ये चैप्टर मेन हो जाता है, और यहाँ से आपको समझना है। अब अगर मान लो आपके पेपर में आ जाए कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये डायग्राम बनेगी और यहाँ से सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, ये सारी चीज़ें आएंगी।
ठीक है, जो पीछे समझाया था वो जनरल समझाया था कि एनोड पता चल जाए, कैथोड पता चल जाए क्या होता है। तो अब हम इसको समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आप अगर यहाँ पे डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में आपको दो कंटेनर नजर आ रहे हैं और एक कंटेनर में जिंक है, एक कंटेनर में कॉपर है। मतलब एक साइड रिएक्टिव मेटल है और एक साइड लेस रिएक्टिव मेटल है। इन मेटल्स को वायर के थ्रू जोड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर लगाया हुआ है या सेल या आप बल्ब लगा दो, और सॉल्यूशंस को जोड़ा हुआ है एक यू शेप स्ट्रक्चर से। इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, और ये एक जेल लाइक मटेरियल का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ अ जेल लाइक मटेरियल। उस जेल का नाम है अगर अगर, ए अगार कहते हैं, अगार बाय वालों को पता होगा। तो इस जेल से एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाई जाती है, तो इन सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, कंप्लीट करता है सर्किट। तो अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पूछ लिया जाता है जनरली। तो सॉल्ट ब्रिज के दो मेन फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब सर्किट कंप्लीट करता है। जैसे ये बल्ब है, तो बल्ब में से मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली वायर को हटा देता हूँ, मान लो ऐसे हटा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने सेल से बल्ब जोड़ तो दिया पर बल्ब जल नहीं रहा, तो क्या बल्ब जलेगा? बताओ इस सिचुएशन में कि इस तरह से अगर जोड़ दूं नो तो बल्ब सर। नहीं जलेगा। तो बल्ब जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कनेक्शन पूरा करना पड़ेगा, यानी यहाँ से एक वायर जोड़नी पड़ेगी। तो जब मैं यहाँ से एक वायर जोड़ूंगा तो ये बल्ब जल जाएगा, मतलब सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि अगर मैं इस वायर के थ्रू वायर जोड़ दूं और ये यू शेप स्ट्रक्चर ना लगाऊं तो हमारा करंट ही नहीं फ्लो होगा। मतलब यहाँ पे अगर बल्ब लगा हो या वोल्ट मीटर लगा हो तो रीडिंग नहीं देगा। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या होता है? जो बताता है कितना करंट बन रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो जैसे ही ये लगाया यू शेप स्ट्रक्चर के साथ तो यहाँ पे रीडिंग आने लग जाएगी, मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज होने लग गई। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो रिएक्टिव मेटल होती है ना जिंक, ये बन जाएगी एनोड, क्योंकि ये लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन। और जो लेस रिएक्टिव मेटल है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा हमारा कैथोड। अब देखो, जैसी जैसी सर्किट पूरा करोगे तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से कॉपर के पास जाएगा और करंट की डायरेक्शन उल्टी होती है। याद है ना, 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिट। यस सर। अब क्या होता है कि जब ये रॉड इसमें रिएक्शन करेगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से चला गया और आयंस पानी के अंदर आ गए। देखो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन दिखाया हुआ है यहाँ पे वी आर शोइंग ऑक्सीडेशन। मतलब ये वाला जो सेल है ना, यहाँ पे सिर्फ हो रही है ऑक्सीडेशन। और जो ये वाला सेल है यहाँ पे हमने रिडक्शन भी दिखाया हुआ है, और रिडक्शन। यहाँ हो रही है रिडक्शन। यहाँ पे हो रही है रिडक्शन, यानी एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे कंटेनर में रिडक्शन हो रहा है। तो जो ये आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आयंस बनेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव तो बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बढ़ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉपर को मिलेगा, तो कॉपर यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा और कॉपर की लेयर बन जाएगी इसके ऊपर कॉपर की लेयर बनती जाएगी। तो ये कॉपर प्लेटिंग जैसा कुछ हो जाएगा। अब क्या होगा धीरे धीरे कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन बढ़ता रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव कम हो जाएगा तो नेगेटिव बढ़ता रहेगा, सल्फेट बढ़ता रहेगा। तो अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है, अब इसका रोल आता है न्यूट्रलाइज द सोल्यूशन। क्या करेगा कि ये KCl का बना होता है, इसके अंदर KCl होता है केमिकल। तो जिस साइड पॉजिटिव बढ़ रहा है ना, उस साइड देखो नेगेटिव रिलीज कर देगा, Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव रिलीज कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। और जहाँ पे नेगेटिव बढ़ रहा है, ये यहाँ पे नेगेटिव बढ़ गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव रिलीज कर देगा, जिससे ये भी ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए और ये रिएक्शन चलती रहे। अब ये रिएक्शन कब तक चलेगी? जब तक ये पूरी की पूरी जिंक रॉड यहाँ पे डिसॉल्व ना हो जाए। तो जब पूरी डिसॉल्व हो जाएगी तो ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी। और ये है आपकी स्टोरी फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पे मेन होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन है, कंप्लीट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नंबर टू न्यूट्रलाइजेस द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर भी इसी तरीके से दिखाया हुआ है। अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जैसे मैं पूछ लूँ ना कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है जिंक टूवर्ड्स कॉपर, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? क्या आएगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? इट इज फ्रॉम टुवर्ड्स कॉपर टू कॉपर। जिंक, कॉपर टू जिंक। तो ये भी आपके 1 मार्क के में के क्वेश्चंस में ये सब सर चीजें। कॉपर टू जिंक कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है जिंक टू कॉपर, तो करंट की डायरेक्शन क्या हाँ हुई? जी सर।
करंट की डायरेक्शन हो गई करंट की हमारी पूछ रहे हो, ऑपोजिट, है ठीक ना। है तो सर। मैं करंट की बोल रहा हूँ, कहीं इलेक्ट्रॉन बोल दिया होगा। सो एक बार दोबारा बताता हूँ, सुनो। ओके सर। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जिंक से कॉपर है, तो करंट की डायरेक्शन हो गई कॉपर टू जिंक, ठीक है। तो करंट का सिंबल हम लेते हैं आई। अब आ जाओ आगे। अब जब मैं आगे आता हूँ तो आपको अभी टॉपिक दिख रहा है सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। तो मैंने सॉल्ट ये ब्रिज, नोट करना सर। हाँ जी, सॉल्ट ब्रिज और इसका फंक्शन मैंने बता दिया है आपको। एक बार यहाँ पे पूरा अच्छे से देख लो क्या क्या चीज़ें होती हैं। A commonly used form of salt bridge consists of U tube containing semi-solid paste, ठीक है। U shaped होता है, U ट्यूब, ट्यूब जैसे लिखा हमने यहाँ पे, और paste of either KCl, KNO3 और अमोनियम क्लोराइड इन जेलेटिन मटेरियल, अगर अगर, है ना। ये जेल लाइक मटेरियल का नाम है, जेल। ये जेल है जो जिसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है वो कौन सी जेल से बना होता है, तो जिलेटिन या फिर अगार अगार जेल कहते हैं, ये जेल का नाम है। अच्छा, फिर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन से केमिकल से बनाया जाता है, तो इन तीनों में से कोई एक केमिकल होता है, KCl, KNO3 और अमोनियम क्लोराइड। और इसकी शेप कैसी है, यू शेप्ड, यू ट्यूब लिखा है ना, यू ट्यूब। द इलेक्ट्रोलाइट दैट आर ऑफन यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज आर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट मतलब ये इस तरह से बनाया जाता है कि ये सोल्यूशन से रिएक्ट ना करें, इनर्ट रहें, which are supposed not to interact chemically with either of the solutions present in anode or cathode chamber, not to interfere with overall cell reaction. Only those electrolytes can be used as a salt bridge in which the mobility of the ions, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, mobility of the ions is almost the same. अब ये mobility of ion का मतलब क्या है, mobility of ion का मतलब क्या है, देखो इस डायग्राम को, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव बढ़ जाएगा, तो KCl और के, यहाँ पे Cl आएगा और यहाँ पे K आएगा। तो ये दोनों सेम टाइम पे आने चाहिए, नहीं कि एक जल्दी आ रहा और एक फास्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है Cl नेगेटिव है, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम, जैसे ही Cl यहाँ आया सेम टाइम K प्लस यहाँ आना चाहिए, इसे हम कहते हैं मोबिलिटी स्पीड। सो ये आपकी नॉलेज के लिए, जस्ट कीप इन माइंड। अ सॉल्ट ब्रिज कैरी आउट टू मेन फंक्शंस। अब ये हैं इसके मेन फंक्शंस जो हम पढ़ चुके हैं, टू मेन फंक्शंस। व्हाट आर द टू मेन फंक्शंस? इट अलाउ ओनली द फ्लो ऑफ आयंस थ्रू इट, सिर्फ आयंस होंगे, दस द सर्किट इज कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप इसको इतना नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।